नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, ठंड का समय धीरे धीरे करके हौले हौले जो है जा रहा है और गर्मी का माहौल आ रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह दे रहा हूं कि यदि आप अभी तक ये सोचते थे कि ठंड है, नहीं पढ़ाई हो रही है, गर्मी आएगी तो पढ़ेंगे, तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि तब गर्मी आएगी, लाइट जाएगी, बार बार जो है लाइट फ्लक्चुएट करेगी और आपकी पढ़ाई क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके दिमाग में यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि फला मौसम आएगा तब हम जाके अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यह वर्ष, मैंने पहले भी कई बार आपसे कहा है, मैं फिर से उस बात को दोहरा दे रहा हूं कि यह वर्ष 2025 आपकी सफलताओं का होना ही होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर पलट जाए, भूकंप सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको वर्ष 2025 में सफलता लेनी ही लेनी है, किसी भी तरीके से लेनी है। और इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण बात, वीडियो को आगे मत बढ़ाना, सुन के मेरी बात तब आगे जाना। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी पूर्वक और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ कह रहा हूं कि जब तक पसीना शरीर से नहीं निकलेगा, जब तक दमखम नहीं लगाओगे पढ़ाई में, एक बात ये मान के चलिएगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जिस दिन आप अपने आप को भूल गए, यानी कि आपके भीतर एक जिद, एक जुनून और एक पागलपन होना चाहिए सफलता को अर्जित करने के लिए, यह पागलपन या जुनून अगर आपके भीतर आया तो ही सफलता मिलनी सुनिश्चित है। नहीं तो जबरदस्त कंपटीशन में, कहते हैं ना गला काट कंपटीशन, ऐसे में यदि आप बहुत स्लो प्रोसेस करोगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। इसलिए सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ, किसी भी चीज के पक्ष विपक्ष में आपको नहीं जाना है। कोई भी चीज जो आपको आकर्षित करती है और वह आकर्षण यदि आपके सफलता के बीच में आता है, यानी कि आपके पढ़ाई के बीच में आता है, उस चीज को आप अपने रास्ते से, अपने सफलता के इस वे से, इस रास्ते से आप उसको हटाने का कार्य करें, अन्यथा समय बीत जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आज आपने अपने समय को इंपॉर्टेंस नहीं दी तो समय की लताड़ ऐसी तेज होती है, इतनी खतरनाक होती है कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए समय का सम्मान करिए और समय के साथ चलिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। और जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर एग्जामिनेशंस। इसलिए एनी हाउ आपको रिवीजन डेली करना है, उसके बाद वीक में करना है, उसके बाद 15 डेज पर करना है, उसके बाद 30 डेज पर करना है, और उसके बाद एक साइकिल पुनः से आपको दोबारा से अलग अलग विषयों की करनी है। यह काम करिएगा और निश्चित मानिएगा कि आपको सफलता अगर नहीं मिली तो फिर आप कहिएगा। और इसके साथ में डिकोड एग्जाम की एक बुक भी जो है टेस्ट वाली मार्केट में आ गई है, आप चाहें तो उसको भी परचेज करके अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में उमंग, मन में एक आशा, मन में एक जो है जोश के साथ तैयारी करते हैं और सफलता पर इस बार जो है एनी हाउ मतलब एनी हाउ सफलता को अर्जित करते हैं और अपने असफलताओं पर विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप लगाने का कार्य करते हैं। चलिए, आज है 21 जनवरी 2025। आइए सीधे तौर पर हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास पर चलते हैं, लेकिन उसके पहले लास्ट डे का हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। और हां, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इतना शेयर कर दीजिए कि हर उस परीक्षार्थी तक यह वीडियो मिले जिसको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है या फिर उसको एक सही कंटेंट नहीं मिल पा रहा। तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक बार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए लास्ट डे का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि पहला जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसी का पॉइंट यहां पर दिया रखा है कि दक्षिण पश्चिम जापान में क्या हुआ था? 6.9 जो है इंटेंसिटी का बेसिकली भूकंप यानी कि अर्थक्वेक आया था। और हमने आपसे कई बार कहा है कि अर्थक्वेक वाले टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से कई प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, ये बेसिकली क्या है? ये एरिया जो है आप जानते हो कि रिंग ऑफ फायर में जो है स्थित है। और रिंग ऑफ फायर के बारे में हमने आपको कल बताया भी था, हमने आपको यह भी कहा था कि रिंग ऑफ फायर में कौन कौन सी कंट्री पड़ती हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारे स्थित एक घोड़े की नाल के आकार के क्षेत्र है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि वाला क्या है? ये क्षेत्र है अपने आप में, जिसका आकार कुछ इस प्रकार से जैसे घोड़े की नाल होती है। आप सभी लोग जानते होंगे, जो गांव से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे घोड़े की नाल। घोड़े की नाल तो कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे, लेकिन
जो गांव से बिलोंग करते होंगे, विलेज से बिलोंग करते होंगे, वो शायद जानते होंगे। ठीक है, चलिए। पर दूसरा है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। आप कहेंगे ऐसा क्यों आप बता रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया था, इसलिए यह चर्चाओं में है। इसलिए इसका जो है स्थापना कब की गई थी, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा, हाल ही में भारत और स्पेन ने 2026 को डिवल ईयर के रूप में क्या किया है, घोषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जानते होंगे इसको। ठीक है, जो भी सांस्कृतिक व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको जो है बढ़ोतरी करने के लिए 2026 को डिवल ईयर के रूप में घोषित किया है भारत और स्पेन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में क्या किया है, घोषित किया है। आप कहेंगे सर शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? तो ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में स्थित है। और इको सेंसिटिव जोन के बारे में हमने आपको बताया था कि कोई भी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व अगर यहां पर उपस्थित है, इसके आसपास के क्षेत्र को अगर इको सेंसिटिव जोन जो है धारित कर दिया जाता है, यानी कि अगर इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यानी कि यहां पर जो भी रहने वाले जीव जंतु हैं उनको कंजर्व करने का काम किया रहा है। यानी कि जो इन सीटू कंजर्वेशन है, इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आने वाले सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स को सुरक्षित करने के लिए उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या बर्ड सेंचुरी के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में जो है घोषित किया जाता है। यानी कि वह एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पर आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं। राइट, चलिए, ताकि वहां की बायोडायवर्सिटी को कोई भी हरासमेंट ना हो। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम जो है क्या किया है, लॉन्च किया है। आप कहेंगे सर ये जो आईएमडी है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना कब की गई थी? मैंने आपको बताया था, चूंकि ये 150वां अपना स्थापना वर्ष मना रहा है, इस हिसाब से इसका जो स्थापना होती है 1875 में आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम संगठन की स्थापना होती है। यह पॉइंट भी आपको याद करना है, हो सकता है कि आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ ले। चलिए, इसके अलावा हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। यह भी हमने कल आपको बताया था, और आपसे एग्जाम यही पूछ लेगा कि बताओ वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? आप तुरंत कहेंगे सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच। इसके अलावा हाल ही में तेलंगाना में पशुओं का त्यौहार कनुमा मनाया गया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हुई, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंगापुर के द्वारा भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय उद्योग परिषद के पूर्व महानिदेशक कौन, तरुण दास को अपना सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान क्या है, मानव नागरिक अवार्ड से क्या किया है, सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को नियुक्त किया है या बनाया है, यह भी फैक्ट आपके लिए जरूरी था। अब हम आते हैं कल के आपके अभ्यास प्रश्न पर। कल हमने आपसे पूछा था कि बताओ भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आज के पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक है हमारा स्वामित्व योजना। ये अभी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर यह योजना क्यों चर्चाओं में है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इसने अभी अपने क्या किए हैं, कितने साल पूरे कर लिए हैं, कुछ याद है? खैर अभी बात करते हैं कितने साल पूरे हो गए, लेकिन फिलहाल इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा भी इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। तो अभी क्या हुआ है कि 18 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्डों का क्या किया गया है, वितरण किया गया है, इसलिए चर्चाओं में है। इसके अलावा संपत्ति कार्ड हासिल करने वालों में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांव के संपत्ति मालिक जो हैं क्या हैं, शामिल हैं। यानी कि अपने आप में जो संपत्ति के अधिकार हैं उसको जो है एक तरीके से ऑथेंटिसिटी प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी बेसिकली हम लोग कि आखिर भाई ये क्यों चर्चाओं में रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर, ठीक है, क्या हुआ, उस दिवस पर शुरू की गई स्वामित्व योजना। यानी कि बेसिकली 24 अप्रैल 2020 को इसका जो है बेसिकली इसको शुरू करने की बात कही गई और अल्टीमेटली जो है 24 अप्रैल 2021 से यह योजना पूर्ण रूप से क्या हुई, लागू हो गई। कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। तो स्वामित्व योजना
ठीक है, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को ड्रोन और जीआईएस, क्या जीआईएस आप जानते होंगे, जीआईएस तकनीकी का उपयोग करके अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करती है कि भाई हां ये पर्टिकुलर जमीन दरअसल आपकी है, और एक प्रॉपर जो है उसके फील्ड का क्या कहता है, सर्वे किया था। जीआईएस टेक्निक शायद आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने रिमोट सेंसिंग पढ़ा होगा कभी, रिमोट सेंसिंग में डिप्लोमा होता है आईआईआरएस से, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कि देहरादून में स्थित है। जरा एक बात सुनना, मैंने क्या बोला, आईआईआरएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, इससे डिप्लोमा होता है किसका, रिमोट सेंसिंग का, किसका, रिमोट सेंसिंग का। और क्या आप लोग रिमोट सेंसिंग के बारे में जानते हो? मुझे लगता है कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, डिटेल्स में इसको नहीं बताऊंगा मैं, बस आप एक तरीके समझ लीजिए कि रिमोट सेंसिंग जस्ट एक तरीका होता है कि जिससे हम कुछ सर्वे करते हैं, है ना, एक तरीके से, ठीक है। जैसे कोई भी चीज क्या होती है कि जब हम कोई देखते हैं एक तरीके से, जैसे टीवी वगैरह हम लोग देखते हैं तो एक तरीका वो भी होता है। तो रिमोट सेंसिंग ब्रीफ में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न यहां से पूछता है कि जो आईआईआरएस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये कहां पर है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यहां से डिप्लोमा 6 मंथ का 1 ईयर का होता है। रिमोट सेंसिंग में एमएससी भी होती है, अगर आप चाहें तो रिमोट सेंसिंग में आगे कैरियर अपना बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसी में जीआईएस वगैरह सब इसी में आता है। तो यहां पर एक प्रॉपर सर्वे किया जाता है, ठीक है, सर्वे के माध्यम से पता किया था किसी कितनी जमीन है, क्या है, और उनके अधिकारों को जो है एक डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, रिकॉर्ड के फॉर्म में उन मालिकों को, संपत्ति मालिकों को दिया जाता है, ठीक है। तो वही है बेसिकली है, बाकी डिटेल्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपको पता होगा कि जब कोविड-19 चल रहा था, यानी कि महामारी जैसी चुनौती भारत में व्याप्त थी, उस समय भी सरकार ने 11 अक्टूबर 2020 को पहली बार प्रॉपर्टी कार्ड्स का वितरण किया कि भाई ये आपका प्रॉपर्टी, ये अपना कार्ड आप ले लो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वामित्व पहल ने न केवल ग्रामीण संपत्ति मालिकों को सशक्त बनाया है, बल्कि बेहतर सुविधाएं, बुनियादी ढांचे की योजना और अस्थायी विकास को सक्षम किया, जिससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन और जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। बाकी यह योजना एक समग्र सरकारी दृष्टिकोण का उदाहरण है, जो वित्तीय समावेशन, आर्थिक स्थिरता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो आजकल आप जानते हो कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर बहुत तेजी के साथ विकास जो है काम कर रही है, चाहे वो ब्रॉडबैंड सुविधा हो, चाहे वो किसानों की आय दूनी करने से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हो। सरकार ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए, उसके विकास के लिए बहुत प्रकार की योजनाएं और परियोजनाएं दरअसल चला रही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा या से कथन सही है, यानी कि राइट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, कौन सा सही नहीं है ऐसा स्टेटमेंट नहीं पूछा है, इसलिए आपको इसको ध्यानपूर्वक देखना। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। पहला स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्डों का वितरण किया। बिल्कुल सही बात है, अभी हाल ही में 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कार्ड वितरण किया, बिल्कुल सही बात है, राइट स्टेटमेंट है। दूसरा, स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई थी, बिल्कुल सही बात है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि ये दोनों कथन सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अब देखो इसमें 1 और 2 कहां पर है, तो ये सी वाले कथन में है, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई साहब, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरा, यूपी को पीएम अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित, अभी चर्चाओं में है, और ध्यान रखिएगा कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी को जो है एक प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आप कहेंगे सर क्यों सम्मानित किया जाएगा, तो बेसिकली आप जानते हो कि जल जीवन मिशन चला था, और जल जीवन मिशन में विशेष उपलब्धि हासिल करने के लिए दरअसल उत्तर प्रदेश को जो है इस अवार्ड से, यानी कि पीएम अवार्ड से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ चर्चाओं में है, और यहां पर पॉइंट वही मैंने बताया कि चूंकि जल जीवन मिशन में उपलब्धि हासिल की है, इसलिए इनको सम्मान दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा की, यानी कि जो आपकी सोलर एनर्जी होती है, के उत्कृष्ट उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यूपी को पीएम अवार्ड, प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों किया जाएगा यह भी याद रखना है, और किस प्रदेश को किया जाएगा यह भी याद करना, और किस पुरस्कार से, तो वो पुरस्कार आपका पीएम अवार्ड है, ठीक है। चलिए, जल जीवन मिशन के तहत योगी सरकार ने, यानी कि वर्तमान जो सरकार है चल रही है यूपी में, उसने क्या किया, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में
पेयजल की समस्या को सुलझाने के लिए सौर ऊर्जा का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया। और आप यह भी जानते होंगे कि बेसिकली जो उत्तर प्रदेश है जल जीवन मिशन के मामले में, ठीक है, हर घर जल जो मिशन था उसको पहुंचाने में सरकार तेजी के साथ काम की थी, इसमें भी प्रसिद्धि हासिल हुई इसको। इस परियोजना में सोलर पैनलों की स्थापना की गई, जिससे न केवल ऊर्जा की बचत हुई बल्कि पानी की आपूर्ति भी निर्बाध रूप से क्या हुई, सुनिश्चित हुई, और पर्यावरण संरक्षण को इससे बढ़ावा मिला, यानी कि एनवायरमेंट को इससे फायदा मिला। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत 33,229 योजनाएं सौर ऊर्जा पर आधारित हैं, यानी कि बेस्ड हैं, और इनसे राज्य सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होती है। इसीलिए भी अपने आप में क्या है, एक बढ़िया जो है काम किया सरकार ने इस योजना को चला करके। इसके अलावा सबसे दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि हर साल 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में कमी आई है, क्योंकि सोलर पैनल्स के माध्यम से यानी कि सोलर एनर्जी के माध्यम से प्रोग्राम को रन किया गया। तो ये भी आपके फैक्ट आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे, मेंस वगैरह का देंगे, पीसीएस का यूपीएससी का, तो ये सारे फैक्ट आपके लिए भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस वाले बैठे मत रहो, ठीक है, एक एक पॉइंट इसके नोट डाउन कर लो, बाद में फिर मिलने वाले नहीं है आपको, ठीक है। मैगजीन वाले भी कवर नहीं करते इतना डिटेल्स में, ओके, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले 30 वर्षों में 390 लाख कार्बन क्रेडिट अर्जित किया जा सकेंगे, और केंद्र सरकार ने इस पहल को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में बेसिकली क्या की है, मान्यता दी है, यानी कि ये बेस्ट प्रैक्टिस आपकी है, ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ये सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार को मान्यता दी है इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा बहराइच की जो जिला अधिकारी हैं, अच्छा बहराइच वाले कोई हैं क्या भैया, जरा बताना मुझे, ठीक है। तो बहराइच में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मोनिका रानी बहुत बेहतर कार्य कर रही हैं। निश्चित तौर पर उनके कई सारे कदम बहराइच जिले में, जो वहां के आसपास जो बहराइच जिले के जो अलग अलग कस्बों या तहसीलों में जो रहने वाले लोग होंगे वो जानते होंगे, खासकर बहराइच सिटी में जो रहने वाले लोग होंगे वो जानते होंगे कि बेसिकली सरकार ने जो है, यानी कि सॉरी, जो मोनिका रानी है जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट बहराइच की, उन्होंने बहुत सारे कदम जो है उठाए हैं, और किसानों के लिए बड़ा व्यापक स्तर पर, चूंकि जो वहां का एरिया है उधर रिसिया साइड का एरिया जो है, वहां पर जो है मोनिका रानी जी के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई गई, और बहुत व्यापक स्तर पर किसानों की आय दुगनी करने के लिए काफी कुछ प्रयास वहां पर किया गया। इसके लिए जो मोनिका रानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहां की, उनको बहुत सारा साधुवाद है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट बेसिकली पिछड़े एरिया में आता है, ऐसा लोग बोलते हैं, तो ऐसे में जो है वहां के विकास के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए निश्चित तौर पर मोनिका रानी जो कि डीएम है वहां की, उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया है, इसके लिए उनको साधुवाद है, ठीक है। चलिए तो उनको जो है उनके इस प्रयास के लिए बेसिकली जो है मोनिका रानी को जो है उनको भी प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उत्कृष्ट उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किस राज्य को पीएम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बहुत आसान है, अभी जस्ट हमने आपको बताया, मुझे लगता है कि आपको इसका उत्तर पता होगा। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। बस सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश आपका सुंदर सा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में इसमें क्या चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, जाना जरूर भाई महाकुंभ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देश में डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अभी कुछ डेटा रिलीज हुआ है। डिजिटल आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इस समय आप लोग कैश बिल्कुल नहीं रखते होंगे, कई बार कैश ना रखने की वजह से आपको समस्याएं भी झेलने को मिलती होंगी, तो कैश आप लोग जरूर लिखें। खासकर फीमेल्स अपने पॉकेट में, अपने जो है पर्स में, वॉलेट में कैश जरूर रखा करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कभी किसी समस्या में अगर हम फंस जाएं तो कम से कम हमारे पास उतना पैसा रहे कि जिससे हम अपनी मदद कर पाए खुद से, ठीक है। तो कैश जरूर रखिए। ऑनलाइन बहुत अच्छा सिस्टम है, बट कैश रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कम से कम 1000-2000 आपके वॉलेट में पड़े रहने चाहिए, ठीक है। चलिए तो अभी देश में डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, और अगर हम बात यूपीआई की करते हैं, यानी कि जिसको हम लोग यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस कहते हैं, ठीक है, जिसने दिसंबर 2024 में यूपीआई ने 16.73 बिलियन लेन देन का नया रिकॉर्ड बनाया है, जो कुल मूल्य, जिसका कुल मूल्य कितना है 23.25 लाख करोड़ रुपए रहा है। यानी कि इतना जो है हम लोगों ने क्या क्या ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, बहुत बड़ा अपने आप में क्या है अमाउंट है, और वर्ल्ड लेवल पर भी कहीं ना कहीं ये जो है अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहा है। इसके अलावा नवंबर 2024 के 21.55 लाख करोड़ रुपए की तुलना में यह एक बड़ा जो है उछाल है, और पूरे साल यूपीआई ने 172 बिलियन लेन देन किए, जो 2023 के 117.64 बिलियन लेन देन से
40% क्या है, अधिक है। यानी कि इस बार 172 बिलियन लेन देन हुआ और 2017 में 117.64 बिलियन जो है लेन देन हुआ था। तो ये अपने आप में 46%, 2023 के कंपैरिजन में 2024 में जो लेन देन हुआ यूपीआई से वो 46% क्या है, अधिक है। ये अपने आप में एक बड़ा डेटा है, यहां पर देख पा रहे होंगे। और अगर हम बात यूपीआई की शुरुआत की करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे यूपीआई की शुरुआत वर्ष 2016 में होती है। ठीक है, चलिए पहले तो बहुत कम लोग यूपीआई मतलब वो रखते थे पेमेंट करने के लिए, लेकिन आज तो सभी के पास जो है, दुकान के बाद चाहे चाय वाला है, सब्जी वाला है, ठेला वाला है, मूंगफली वाला है, कोई भी है, एवरी पर्सन, सभी के पास जो है ये अपना जो है वो क्यूआर है। तो ये बड़ी उपलब्धि अपने आप में एक बड़ा जो है ये हुआ, क्योंकि लगता नहीं था कि इतना आसानी से। जब मैं मुझे याद है कि 2018 शायद, हाँ 2018 में शायद 17 या 18 मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मैं दिल्ली में गया तो वहां पर मैंने देखा कि जो नेहरू बिहार का जो एरिया है, दिल्ली वाले जानते होंगे, वहां पर मैंने देखा कि सब्जी वाले दृष्टि में, मैं उस समय जो है हिंदी लिटरेचर का बैच ले रहा था, 2018-19 की बात है शायद, हाँ ठीक है। तो ऑप्शनल था मेरा यूपीएससी में, तो उसमें क्लास में ले रहा था। तो मैं जो नाइट में जब निकलता था वहां से मैं सब्जी और फल वगैरह लेता था, तो वहां देखता था कि यार उन लोगों ने क्यूआर कोड रखते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, यार इनके पास क्यूआर कोड है भाई साहब, क्या बात है। मतलब बहुत मुझे आश्चर्यचकित होता था मैं कि भाई बताओ यार, ये लोग क्यूआर कोड यूज करते हैं। और आज 2025 में ऐसा कोई नहीं जो नहीं यूज करता है। तो एक बड़ा जो है फेरबदल आप देखने को पा रहे होंगे इस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। NETC फास्टैग आप सभी लोग जानते होंगे, कार से अगर ड्राइव करते होंगे तो आप लोग जो है फास्टैग के माध्यम से अपना पेमेंट करते होंगे, है ना। और इसने भी फास्टैग वाला जो सिस्टम है, ये जिसको हम लोग बेसिकली NETC बोलते हैं, NETC, ये भी डिजिटल भुगतान का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा इसमें जा रहा है, आप जानते होंगे इसको। और यह राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकताओं पर को समाप्त करता है। यानी कि आपको गाड़ी आपकी जा रही है और पेमेंट सीधे आपके फास्टैग से सीधे हो जाता है। ठीक है, तो ये NETC फास्टैग आप जानते होंगे इसके बारे में, राइट। चलिए, दिसंबर 2024 में फास्टैग के माध्यम से 381.98 मिलियन लेन देन हुआ। बड़ा अमाउंट है अपने आप में, ठीक है, जिनका कुल मूल्य 6,642 करोड़ रुपए था। देखो बड़ी बात है अपने आप पे, ठीक है। इसके अलावा यह नवंबर 2024 के 358.48 मिलियन के लेन देन और 6,070 करोड़ रुपए के मूल्य से अधिक है। तो ये कुछ डेटा है, ठीक है। जैसे अभी हमने ये यूपीआई का डेटा देखा हमने अभी, ठीक है। इसके अलावा ये कहां गया, हाँ अच्छा ये रह गया शायद, है ना, एक मिनट रुको। ये हमने यूपीआई का देखा अभी जस्ट, ठीक है। यूपीआई के बाद ये तत्काल भुगतान सेवा की भी है और इसके बाद हमने ये देख लिया, ठीक है। इसके पहले ये भी रह गया हमारा तत्काल भुगतान सेवा, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो इसके अलावा जो है तत्काल भुगतान सेवा, जिसको हम लोग IMPS भी बोलते हैं, यह भी डिजिटल भुगतान का एक महत्वपूर्ण जो है कदम है अपने आप में। और यह सेवा 2010 में शुरू हुई थी और 24/7 उपलब्ध रहती है। और दिसंबर 2024 में IMPS के जरिए 441 मिलियन लेन देन जो है हुए, जिसका कुल मूल्य 6.01 लाख करोड़ रुपए था। और यह नवंबर 2024 के 407.92 मिलियन लेन देन और 5.58 लाख करोड़ रुपए के मूल्य से अधिक है, ठीक है। तो तीन चीजें हमने यहां पर देखी, एक हमने यूपीआई देख लिया, यूपीआई का डेटा है हमारे पास। दूसरा तत्काल भुगतान सेवा IMPS है, यह भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और एक NETC फास्टैग है, इसका भी डेटा हमने यहां पर आपको देख लिया कि किस तरीके से डिजिटलाइजेशन की तरफ से, यानी कि डिजिटल पेमेंट की तरफ से हम कितनी तेजी के साथ भारत देश आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ चीजें और हैं यहां पर, आप इसको देख लीजिएगा। और इस टॉपिक पर आधारित आपके सामने एक बढ़िया सा प्रश्न मैं दे रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपके सामने क्या है, प्रश्न है आपके सामने कि टॉपिक पर आधारित मुख्य परीक्षा का प्रश्न है कि भारत में तकनीकों के बढ़ते उपयोग से भारत कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है, जो मैंने आपको जो है कॉपी बनवाई थी मेंस वाली, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आपके सामने प्रश्न है, यूपीआई की शुरुआत कब की गई थी, 2013, 14, 16 या 19? जल्दी से मुझे बताओ यूपीआई की शुरुआत कब की गई थी। तो यूपीआई की शुरुआत 2000 कब, 16? बिल्कुल सही बात है, 16। देखते हैं सी ऑप्शन सही कि नहीं सही है। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है, 2016। चलो आगे बढ़ो। टॉपिक नंबर 4 है 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए। हालांकि इस पर हमने एक प्रश्न बनाया था, लेकिन फिर भी चूंकि अब प्रदान कर दिए गए, उसमें प्रदान करने वाले मतलब टाइम आ रहा था तो हमने बना दिया था क्वेश्चन। और अब चूंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने क्या किया है, ये पुरस्कार प्रदान कर दिए सबको, तो इसके बाद भी हमने कुछ डेटा यहां पर और मेंशन कर दिया, ठीक है।
तो ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे, राष्ट्रपति भवन में जो है ये पुरस्कार दिए गए हैं। और विश्व शतरंज चैंपियन कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा। डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रणवीर कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक फैक्ट यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि 22 वर्षीय मनु भाकर अगस्त में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट बन गई। यह भी फैक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं तो पैरा निशानेबाजी कोच सुभाष राणा को मिला, निशानेबाजी कोच दीपाली देशपांडे को, हॉकी कोच संदीप सांगवान को, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन को, फुटबॉल कोच अर्मांडो एग्नेलो कुलाको को। ठीक है। इसके अलावा अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो शायद ये 32 लोगों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। उसमें से कुछ कुछ लोगों के नाम यहां पर मेंशन है, जैसे कि एथलीट ज्योति यर्राजी, अनुरानी, मुक्केबाज नीतू और स्वीटी, पैरा तीरंदाज, ठीक है, ये लोग हैं यहां पर। और एथलीट सुच्चा सिंह, पैरा तैराक मुरलीकांत जो है पेटकर को लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये और यूपर का पॉइंट, ठीक है, इनको मतलब 32 टोटल खिलाड़ी जो हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। तो यह भी फैक्ट आपके लिए जरूरी है, हो सकता है आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ ले। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो, अब इस पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही सुमित नहीं, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है कि ये खिलाड़ी हैं, ये पुरस्कार दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो मनु भाकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। नीतू जी को अर्जुन पुरस्कार, बिल्कुल सही बात है। प्रवीण कुमार को अर्जुन पुरस्कार नहीं, प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यही वाला आपका राइट है, यानी कि ये क्या है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, चलो आइए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 5 है सिंगापुर भारत का 6वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अभी बना हुआ है, यह चर्चाओं में है, आप ध्यान रखिएगा। और सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, आप जानते होंगे। कुछ डेटा पर हम बात करते हैं, क्योंकि 6ठा बड़ा ट्रेड जो है पार्टनर सिंगापुर इसमें बना हुआ है। और एफडीआई के मामले भी सिंगापुर आप जानते होंगे कि एक बड़ा जो है एफडीआई का स्रोत है सिंगापुर, और ऐसे में सिंगापुर से रिलेटेड कुछ डेटा हमें यहां पर रेडी कर लेना है। ठीक है, चलिए। तो वित्त वर्ष 2023-24 में अगर हम बात करते हैं तो सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, और यही सीधे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा रहा है, आप कहेंगे सिंगापुर रहा है। ठीक है। दूसरा, दोनों देशों के मध्य में राजनयिक चूंकि संबंधों की 60वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है, तो 60वीं वर्षगांठ के लिए कई स्मारक और कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है, जो द्विपक्षीय साझेदारी को भारत के साथ में क्या करेगा, मजबूत करेगा, इसके बॉन्ड को क्या करेगा, मजबूत करेगा। ठीक है, चलिए आगे। सीए के समापन के बाद द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2004-5 में 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के 2023-24 में 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है हो गया, बड़ा अपने आप में डेटा है। और सिंगापुर भारत के साथ कुल व्यापार में 3.2% हिस्सेदारी के साथ 6वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार है। यह फैक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, यानी कि 2023-24 में सिंगापुर 6ठा सबसे बड़ा जो है व्यापार में, कुल व्यापार में हिस्सेदारी करने वाला देश है, यानी कि 3.2% हिस्सेदारी के साथ में। ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिंगापुर से हमारा आयात 21.2 यानी 21.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10.2% की गिरावट के साथ था। और सिंगापुर को निर्यात कुल 14.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 22 पॉइंट की वृद्धि को दर्शाता है। तो ये कुछ डेटा है, जिसमें से ये वाला डेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 वाला पॉइंट। ठीक है, इसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बाकी ये एक थोड़ा सा और है,
यहां पर डेटा जो एफडीआई वाला डेटा है, इसमें क्या है कि 2023-24 के दौरान सिंगापुर से भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 11.774 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। ठीक है, बाकी ऐसा आप देख लीजिएगा। एक फैक्ट यह भी है कि सिंगापुर से एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्र कौन कौन से हैं? वो सर्विस सेक्टर है आपका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर, व्यापार, दूरसंचार और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स। ये अपना शीर्ष जो है क्षेत्र है जो आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि सिंगापुर भारत व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। 4 यहां पर जो है आपके सामने स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा इसमें गलत है, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला, वित्त वर्ष 2023-24 में सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। बिल्कुल सही बात है, सही आंसर है। दूसरा, सिंगापुर भारत के साथ कुल व्यापार में 3.2% हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। नहीं भाई साहब, छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, यानी कि यही वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और क्या पूछा आपसे? पूछा है कौन सा सही नहीं है, बस यही सही नहीं है। बाकी आप लोग सी और डी पढ़ेंगे तो दोनों स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगे, बी वाला स्टेटमेंट आपको रॉन्ग मिलेगा। बस बी वाला आप क्या करिएगा? टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जब लगाएंगे तो आप दोनों स्टेटमेंट को भी पढ़ लेना एक बार। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, फिलहाल यहां पर बी वाला ही रॉन्ग है। ओके, चले हम लोग आगे बढ़े। चलो, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो टॉपिक नंबर 6 है स्टार्टअप इंडिया पहल। और अभी चर्चाओं में क्या है, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया पहल के अभी हाल ही में 9 साल क्या हो गए हैं? पूरे हो गए हैं। स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हो गए, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। और स्टार्टअप इंडिया आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा भी लिया होगा और अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया होगा। चलो देखते पॉइंट। तो स्टार्टअप इंडिया की पहल की शुरुआत 2016 में होती है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उनके बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लिया करिए, क्योंकि क्रमवार लगाने के लिए आपसे प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, चलो तो 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 16/9/25। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम तंत्र जो है बनाना, और जिससे देश का आर्थिक विकास यानी कि जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके, और बड़े पैमाने पर क्या हो? एम्प्लॉयमेंट दरअसल जनरेट हो। ये स्टार्टअप इंडिया का क्या है, यानी कि स्टार्टअप पहल का मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन मोटो है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पहल के जरिए भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि नए नए इन्वेंशन है ना, नए नए जो है उद्यमिता, नए नए आप प्रकार की इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ ही देश में रोजगार के अवसरों को सृजन होता है, आर्थिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, कई सारी चीजें दरअसल इससे देखने को मिलती हैं। इस पहल के तहत देश के उद्यमियों को किफायती व्यवसाय वित्त जो है दिया जाता है। और इस पहल के तहत महिला उद्यमियों और SC/ST समुदाय के उद्यमियों को सब्सिडी वाली ऋण भी जो है यहां पर दी जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप में सरकार की बड़ी योजना है। आप जानते होंगे वर्तमान सरकार जो है बेसिकली स्टार्टअप और जो है अलग अलग प्रकार की जो है जन कल्याणकारी योजनाओं को ला रही है, ताकि आप सशक्त हो सके और अपने पैरों पर आप जो है मजबूती के साथ जो है क्या रहें, खड़े रह सके। ठीक है, एक महत्वपूर्ण, कई बार कुछ लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब्स आनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं आनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्टार्टअप अपना खुद का स्टार्ट करें, अपना काम स्वयं हम स्टार्ट करें। और कई बार हम लालचवश जो है कई बार हम अपना कार्य नहीं शुरू कर पाते, इससे हमारे जीवन का बड़ा नुकसान होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ में अगर अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, जरूर करिएगा। बहुत ज्यादा लालच में मत पड़िएगा। सरकारी नौकरी तैयारी करिए, करनी भी चाहिए आपको, आपका सपना होगा, लेकिन अगर बहुत टाइम लग रहा है तो अपना स्टार्टअप जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भर जरूर बनिए, है ना। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, यह आपसे पूछा है। और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछा कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2018। अच्छा बताओ, इसमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। मुझे बताओ कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने अभी टॉपिक को सही से पढ़ा होगा तो तुरंत आप समझ ले जाओगे कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। जल्दी बताओ फटाफट, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से, जल्दी बताओ। देखते हैं कि आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। अरे भाई सीधा सा तो है, स्टार्टअप पहला आपकी 2016 में हुआ था, 2019 लिखा हुआ है, बस यही हो गया गलत आपका, रॉन्ग स्टेटमेंट। बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि बी इसके अनुसार सही हो गया, बस खत्म कहानी। कहे दिमाग लगाते हो फालतू वाला, बस हो गया सही बी, यानी कि बी गलत लिखा है क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। ठीक है, चलो
टॉपिक नंबर 7 है पीयूष गोयल 18 से लेकर के 20 जनवरी तक ब्रुसेल्स बेल्जियम के दौरे पर थे। और आइए इनके बारे में कुछ हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये 18 से 20 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये डेट याद रखिएगा। और क्यों यात्रा पर है? क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू यानी कि यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से दरअसल वो अभी वहां की यात्रा पर हैं, ठीक है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करते हैं, भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार 180 अरब डॉलर से अधिक का अनुमानित है, ये एक डेटा है एक्सपेक्टेड। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन भारत के लिए न केवल एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है बल्कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि एफडीआई देने में दरअसल ईयू का यानी कि यूरोपीय यूनियन का बहुत बड़ा योगदान है अपने आप में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और जो कि लगभग 117.34 अरब डॉलर तक जो है पहुंच चुका है एफडीआई, तो ये भी अपने आप में डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपके सामने प्रश्न है कि जनवरी 2025 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कब ब्रुसेल्स बेल्जियम की यात्रा पर थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या होगा? ये होगा 18 से 20 जनवरी 2025, ठीक है। ऐसे कई बार फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग गलत करके चले जाते हैं। जब भी आप कोई चीज पढ़िए तो उसके डेट को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। नाउ टॉपिक नंबर 8, अगले 2 वर्षों तक 6.7% वृद्धि दर की उम्मीद विश्व बैंक ने अभी डेटा जो है रिलीज किया है और ये कह रहा है भैया कि ऐसा होने वाला है। यानी कि विश्व बैंक की जनवरी 2025 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जीईपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था अगले 2 वित्तीय वर्षों में 2025-26 और 2026-27 में 6.7% की स्थिर दर से बढ़ने की संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा भैया, चूंकि वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, विश्व बैंक ने जारी किया है, इसलिए भारत के दृष्टिकोण से यह डेटा क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपके एग्जाम के लिए दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तुरंत लगा लो इस पे क्या इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक, ठीक है। चलिए दूसरा, यह वृद्धि दर वैश्विक औसत 2.7% की तुलना में कहीं अधिक है, जो भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बढ़ती भूमिका को क्या है दिखाती। यानी कि अगर आप देखेंगे ग्लोबली, अगर आप देखेंगे भारत इसमें सबसे बड़ी और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और ये जो डेटा फिर रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने, ये अपने आप में भारत को एक अच्छा संदेश निश्चित तौर पर देती है। और इस समय निश्चित तौर पर भारत बड़ी तेजी के साथ जो है उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ में मजबूती के साथ खड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में देखा जा रहा है, राइट। चलिए, इसके अलावा हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम आईएमएफ भी बोलते हैं, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो भी क्या कहती है? वो कहती है कि भारत की स्थिर और मजबूत आर्थिक स्थिति की पुष्टि करती है। यानी कि आईएमएफ भी दरअसल भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था पर जो है टिक लगाती है, यानी कि इसको भी जो आइडेंटिफाई करती है। इसके अलावा आईएमएफ ने 2025 और 26 के लिए भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यह भी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने को, नोट डाउन कर लो भाई साहब, पूछता है फैक्ट, फिर बैठे रह जाओगे ऐसे नहीं नोट करोगे, फिर ये सब डेटा पूछता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, याद रखना। चलिए, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे पीएम, ये मतलब यहां पर लिखा है कि कौन कौन सी योजनाएं यहां पर हैं, इसी के माध्यम से जो है तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत जो है बना हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है कि विश्व बैंक की जनवरी 2025 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो विश्व बैंक की जनवरी 2025 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था अगले 2 वित्तीय वर्षों में 2025-26 और 2026-27 में 6.7% स्थिर दर से बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पहला स्टेटमेंट ही यही पढ़ा था, तो ये क्या है, सही है। दूसरा, आईएमएफ ने 2025 और 26 के लिए भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बिल्कुल सही बात है, यह भी स्टेटमेंट आपके लिए क्या है, सही है। इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 इज द राइट। तो इस हिसाब से कौन सा 1 और 2 है कथन, ये है सी वाला, 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। नाउ टॉपिक नंबर 9, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ये अभी आयोजित होने वाला है। आप कहेंगे सर कहां होगा, तो ये होगा आपके बिहार, सुंदर सा प्यारा सा बिहार। बिहार के लिए अगर आपके मन में कोई भ्रम है, कोई अगर आपके मन में कुछ वो है ऐसी भावना है, तो आप लोग प्लीज मत रखा करिए। बिहार के लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। कई बार बिहार के लोगों की लोग जो है मतलब उनको बुरा भला बोलते हैं, ऐसा कई बार सुनने में आता है, गलत बात है। हमारे देश का एक राज्य है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। हमें हमारे देश के हर एक नागरिक का सम्मान करना चाहिए,
इसके अलावा हमें विश्व पटल पर भी अलग अलग देशों के नागरिकों का भी सम्मान करना चाहिए अगर वो अच्छे हैं तो। ठीक है, चलिए। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी 20 जनवरी 2025 को बिहार के पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 2 दिवसीय यह सम्मेलन भारत के 56 विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों को एकजुट करता है। सम्मेलन का विषय यानी कि थीम अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान, ये इसकी क्या है, थीम है। ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि एक कार्यक्रम और होगा 19 जनवरी 2025 को पटना में भारत के विधानमंडलों के सचिवों का 61वां सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। और ये जो सम्मेलन हो रहा है अभी पीठासीन अधिकारियों का, ये बेसिकली तीसरी बार बिहार में हो रहा है और इसकी मेजबानी बिहार कर रहा है, यानी कि यह तीसरी बार है जब बिहार इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, याद रखिएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा महासचिव इस वाले सम्मेलन का जो उद्घाटन होगा वो उत्पल कुमार सिंह करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में 50वें यानी कि 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? पटना, नई दिल्ली, लखनऊ और हरदोई। सिंपल सी बात है, बिहार के पटना में। दैट्स इट, बस काम खत्म। चलो, ये हो गया पटना। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारे सामने है भारतीय नौसेना पोत मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोज में जो है अभी क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है, चर्चाओं में है, ये अभी आप जानते होंगे। तो भारतीय नौसेना पोत मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोज में शामिल होगा। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या है यहां पर कि स्वदेशी रूप से निर्मित और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास क्या है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोज के 4थे संस्करण में भागीदारी कर रहा है, इसलिए क्या है ये चर्चाओं में है। ठीक है, इसके अलावा इस संस्करण में ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नौसेना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, रॉयल नौसेना, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना, इंडोनेशिया की नौसेना, मलेशिया की, मतलब बहुत सारे देशों की जो सेनाएं हैं बेसिकली इसमें क्या होने पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? समुद्री निगरानी, समुद्री अवरोधन संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु प्रगतिशील प्रशिक्षण और सूचना साझाकरण के संचालन के माध्यम से साझा समुद्री पथ की जागरूकता को विकसित करना। ओवरऑल कहने का मतलब यह है, बड़े बड़े अच्छा लिखे, बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि समुद्री सुरक्षा को अलग अलग फील्डों के माध्यम से हमें क्या करना है, सशक्त करना है, हमें उसे सुरक्षित करना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे समुद्रों पे समुद्री संसाधन होते हैं, समुद्री सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। इसका कई सारे जगहों पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा और समुद्री व्यापार से लेकर के अलग अलग फील्डों में सशक्त और आत्मनिर्भर बनने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए यह सम्मेलन दरअसल हो रहा है, मतलब ये चीजें हो रही हैं यहां पर। ठीक है, जो आपका ला पैरोज हो रहा है। अब आपके सामने प्रश्न है कि भारतीय नौसेना पोत मुंबई निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में शामिल होगा? अभ्यास मित्र ला पैरोज या अभ्यास मित्र शक्ति या समुद्र शक्ति? तो क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी कि ला पैरोज में। ठीक है, ये जो आपका भारतीय नौसेना पोत मुंबई है, ये बेसिकली आपका ला पैरोज में शामिल हो रहा है। ठीक है, चलो अब आपके सामने ये जो है ऐड है। आप जानते होंगे कि अगर आपका लक्ष्य पीसीएस का होगा तो उसके लिए यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 लॉन्च किया गया है। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, आपको क्रमवार यानी कि जो भी हमारा शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स मिलते हैं। बायलिंगुअल जो है फॉर्म में आपको जो है नोट्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा बहुत, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर मेंटरशिप भी दी जाएगी और इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलेगा, आपका डेली आपका प्री का क्विज चलेगा। इसके अलावा प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री का पीवाई क्विज, मेंस का पीवाई क्विज, ठीक है, बहुत कुछ इसमें दिया जाएगा। और डिटेल्स अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर नीचे दिए गए नंबर से संस्थान के आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कोर्स की वैलिडिटी इसके 18 मंथ्स की है और कोर्स हम लोग 9 मंथ्स में करीब करीब इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, और बहुत सारी इसमें और भी हैं, आप संपूर्ण जानकारी के लिए यहां पर दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आपके लिए एक प्रश्न है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह जी। बहुत आसान सा प्रश्न है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आरओ में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे। ठीक है, अब आपके सामने मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, एथिक्स का प्रश्न है कि मूल्यों को विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका है, समझाइए। यह प्रश्न आप लोग लिख करके जरूर देखिएगा। और यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, आप लोग उससे भी जुड़ करके अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ऑलरेडी मेरा नंबर दिया गया है, या फिर आप चाहें तो संस्थान के नंबर पर भी कॉन्टेक्ट आप
कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। मिलेंगे हम कल इसी लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।